क्यों प्रॉपर्टी डीलर नहीं बने? सब लोग तो यही बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी ब्रोकर। आप क्यों मना करते हैं सब बोलने से? बट जब आप उनको ब्रोकर बोलते हैं तो वो वैसा ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, इसलिए आप उनको ब्रोकर बोल रहे हैं। वो आपको ये बताता है कि हाँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि यू हैव टू वर्क एज अ कंसल्टेंट। अब रियल एस्टेट में एक टर्म बहुत सुनने मिलता है, डिसीजन गैप। अब ये डिसीजन गैप क्या होता है? आई एम श्योर कि आप कभी नदी पे गए होंगे या कभी कोई ऐसी जगह गए होंगे, नदी को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? ब्रिज, ऑब्वियसली। सो दैट ब्रिज, डिसीजन ब्रिज जो है, दैट इज द डिसीजन ब्रिज गैप बेसिकली। और अगर ये कंसल्टेंसी आप देकर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एम आई राइट मयंक जी कि वो आदमी फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हो जाता है और बाकी लोग ब्रोकर्स के ब्रोकर्स ही रह जाते हैं। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप मार्केट सर्वे करके आएं और आप दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लेवल के उनको भी जाएं, उनको भी अप्रोच करें। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, हम ऐसे ही सारे कस्टमर्स हमारे पास आकर बोलते हैं और वो मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रोजेक्ट हमें बताते हैं, हम वहाँ जाकर आते हैं, बट आप जो बोलते हैं दैट इज द बेस्ट। मैं फ्लैट इसलिए नहीं बेच पा रहा क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर का फ्लैट है, 20-30 लाख का होता तो बेच देता। ये एक्सक्यूज अगर आप बना रहे हो प्रॉपर्टी बेचने के लिए तो ये एक्सक्यूज छोड़ दो। 3-4 करोड़ की भी चीजें बिकती है, अच्छे से बिकती है। कैसे बिकती है आज इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज मेरे साथ है रियल एस्टेट कंसल्टेंट मयंक राय जी। इन्हें नफरत है कि कोई इन्हें प्रॉपर्टी डीलर बोले, वो भी क्यों है ये भी बताऊंगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद वरुण। और प्रॉपर्टी डीलर नो, ब्रोकर नो, नॉट विद मी भाई, ये शब्द मेरे को नहीं अच्छे लगते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आगे कंसल्टेंट, कंसल्टेंट इज द राइट वर्ड। आगे बात करेंगे इस पॉडकास्ट में ऐसा क्यों है। सबसे बड़ी वजह ये है, लोग समझते हैं कि महंगा होने की वजह से नहीं बिक रहा, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट दिलाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है। एक बार विश्वास दिलाया ना तो महंगी से महंगी चीज भी बिक जाएगी प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में। तो आज बात इसी बारे में करेंगे कि कैसे रियल एस्टेट के अंदर महंगी चीजें भी बेची जा सकती है और अभी तक आप सेल्स में क्या क्या बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे, उन सारी गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथ है मयंक राय जी। सर धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। सबसे पहले बात यही करेंगे कि कैसे हम सबसे पहले ब्रोकर और कंसल्टेंट की बात वही वाली बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं जी कि क्यों प्रॉपर्टी डीलर नहीं बने? सब लोग तो यही बोलते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी ब्रोकर। आप क्यों मना करते हैं सब बोलने से? आपका कभी वास्ता पड़ा रियल एस्टेट में? कोई कुछ खरीदा है आपने, कोई प्लॉट्स या फ्लैट, और कभी कोई बंदा आपको लेकर गया हो जिसको आप एजेंट बोल रहे हैं, जिसको आप ब्रोकर बोल रहे हैं या डीलर बोल रहे हैं? सर अभी तक एक प्लॉट खरीदा है। तो उसने क्या किया होगा? उसने शायद आपको ये बोला होगा कि ये प्लॉट ले लीजिए और आपका कुछ चंद समय के बाद इसमें कोई एप्रिसिएशन मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट उसके पीछे कोई लॉजिक, उसके पीछे कोई सर लॉजिक तो नहीं दिया, लेकिन पीछे पड़ गए फोन कर करके, कब ले रहे हो, कब ले रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो। और ऐसे लोगों की हम फोन नहीं उठाते। एग्जैक्टली। तो आप क्यों उठाएंगे ऐसे ब्रोकर्स के फोन, या जो लोग आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि सर फ्लैट ले लीजिए, फ्लैट ले लीजिए, ऐसा है, या कोई गलत आपसे कमिटमेंट कर रहे हैं। सो बेसिकली ब्रोकर्स या एजेंट्स की अगर हम बात करें तो आज भी एक्चुअली ये बहुत प्रॉब्लम है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में कि हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, हाईली अनएडुकेटेड इन द सेंस की ट्रेनिंग्स की कमी है। बट जब आप उनको ब्रोकर बोलते हैं तो वो वैसा ही काम कर रहे हैं एक्चुअली, इसलिए आप उनको ब्रोकर बोल रहे हैं। वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आपको आपका वो फ्लैट जिसकी आपके शायद रिक्वायरमेंट ना हो, या आप लेना ना चाह रहे हो, या वो ऐसी जगह पे उसको बेचकर निकलना चाह रहे हैं और इमीडिएट प्रॉफिट या इमीडिएट कमीशन जिसको बोलते हैं उसको बुक करना चाह रहे हैं। नहीं, नेवर। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि यू हैव टू वर्क एज अ कंसल्टेंट। जहां पे कंसल्टेंट का शब्द क्या है, एक रियल, अगर हम एक डिक्शनरी मीनिंग उसका कंसल्टेंट का बोलते हैं तो दैट मीन्स टू गिव यू कंसल्टेंसी, या आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। एग्जैक्टली, एंड राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो जब आप राइट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो कंसल्टेंट बीच में आता है। वो आपको ये बताता है कि हाँ, अगर आप इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है, आपके जो डिसीजन मेकिंग है उसको आसान करता है, आपके जो प्रॉब्लम है उनके राइट सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करना है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की बात। तो सर
इन्वेंट्री को जो पुश करने वाले ब्रोकर होते हैं उससे एडवाइजर या कंसल्टेंट कैसे बने, ये भी तो बताइए, रेसिपी क्या है उसकी। सो प्रॉपर्टी के आपके पास फोन आते हैं कि सर इन्वेंट्री की शॉर्टेज है, 2 या 3 या 4 ऐसे कुछ हमारे बचे हैं प्लॉट्स या फ्लैट्स, आप प्लीज आइए और उनको फटाफट ले लीजिए। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्लाइंट के पास, हमारे कस्टमर के एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके एस्पिरेशंस को, उसके फिनेंशियल डिसीजन को ईज आउट करना है। तो हमें उसको एग्जैक्टली बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड सर्च करके उस प्रॉपर्टी के बारे में उसको जब हम बताएंगे कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे या आप इस प्रॉपर्टी को अगर आप लेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को आपको उनको गिनवाना है, उन बेनिफिट्स को आपको उनके बारे में बताना है एंड उसकी जो डिसीजन मेकिंग है उसको ईज आउट करना है। डिसीजन मेकिंग को ईज आउट करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और तभी कहीं ना कहीं आप कंसल्टेंट बन पाएंगे। पीछे पड़ने वाला चेपू नहीं बनना। ना वो चेपू ब्रोकर होता है। वो बिल्कुल वो चेपू ही है। और एंड दैट्स अ राइट वर्ड आपने इस्तेमाल किया। दैट्स आई मीन हमें नहीं करना, हमें लोगों को परेशान थोड़ा ना करना है। हमें लोगों को बार बार फोन करके ये नहीं बोलना सर आप कब आएंगे, आप विजिट नहीं कर रहे, आप अब आ जाइए, आप इस संडे आ जाइए, उस सैटरडे, नहीं, ऐसा नहीं है। और चेपू बनकर हम कहीं ना कहीं अपनी डील ही छोड़ रहे हैं। और चेपू कभी 3-4 करोड़ की चीजें तो नहीं बेच ना, हो सकता है आपका वो कस्टमर नंबर ब्लॉक कर दे, आप उस कस्टमर तक ही नहीं पहुंच पाए नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा करेंगे तो। जी, तो ये तो है शॉर्ट टर्म ब्रोकरेज का माइंडसेट आपको अपने यहाँ से हटाना है। आपको भी अपने लिए वो एक ऐसे क्लाइंट या ऐसी सेल्स टीम आप तैयार कर रहे हैं, बेसिकली जो आपके कस्टमर्स हैं, अगर आप उनको एग्जैक्ट चीज बता रहे हैं तो आपको मल्टीपल रेफरल्स मिल रहे हैं उनसे, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो एक बार से नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स मिल रहा है। आपको एक अच्छा कस्टमर अच्छे रेफरल्स दे रहा है, तो आपकी सेल एक नहीं, आपको वो मल्टीप्लाई कर रहा है सेल्स को। तो यहाँ पे आपको ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आप कस्टमर को ला रहे हैं तो आप ब्रोकर नहीं, आप कंसल्टेंट के रूप में जब आप उसको सेल करेंगे, जब उसकी डिसीजन मेकिंग जो हम बार बार बोल रहे हैं या उसके इस चीज को ईज आउट करेंगे तो आपको वो लाइफ टाइम वैल्यू देकर जाएगा और वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बनेगा। जब भी उसको कोई चीज परचेज करनी होगी तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम हिज साइड। तो रिपीट इन्वेंट्री होगी। एग्जैक्टली और आप उसको मल्टीपल सेल्स कर सकते हैं। आज आपने उसको कोई फ्लैट दिया जिसमें वो अपने खुद के लिए रहने के लिए आया है, कल उसको एक कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी चाहिए रेंटल के लिए या उसको कहीं ऑफिस डालना है तो वो भी अगेन ही विल कम टू यू। कल 3-4 दिन कुछ टाइम बाद हो सकता है कि उसके कुछ रिलेटिव्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, जिनको भी अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो वो आपका ही नाम रिकमेंड करेगा। अब रियल एस्टेट में एक टर्म बहुत सुनने मिलता है, डिसीजन गैप। मतलब ये बात तो सच है कि मोटा पैसा निकालना है तो डिसीजन तो लेना पड़ेगा। अब ये डिसीजन गैप क्या होता है और ये डिसीजन गैप को सॉल्व कैसे करते हैं, ये आज आप इस पॉडकास्ट में बताओ। सो बेसिकली आई एम श्योर कि आप कभी नदी पे गए होंगे या कभी कोई ऐसी जगह गए होंगे, नदी को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? ब्रिज, ऑब्वियसली। सो दैट ब्रिज, डिसीजन ब्रिज जो है, दैट इज द डिसीजन ब्रिज गैप बेसिकली। तो एक कस्टमर आपका ब्रिज के उस पार है, आप इस पार हैं, कस्टमर को आपको अपने यहाँ पे लेकर आना है सो दैट वो गैप या वो जो ब्रिज क्रॉस करके आप तक आए। और वो ब्रिज क्रॉस क्यों करेगा आप तक आने के लिए, वो ऐसा क्या आप उसको दे रहे हैं ताकि वो आपके पास आए, दैट इज व्हाट डिसीजन गैप इज ऑल अबाउट। आप कभी पहाड़ियों पे गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कुछ खाई है, वहां पे सामने कोई मंदिर है जिसपे नहीं जा पा रहे, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जिप लाइन लगाया, तो रोप वे लगाने से क्या हुआ कि लोग फटाफट वहां जाने लगे। एक वो जो गैप था वो गवर्नमेंट ने रोप वे लगाने से ईज आउट कर दिया। और ये हमने देखा है खोले के हनुमान जी, या फिर आप देखिए बहुत सारी जगह, आप विदेश में भी देखेंगे, पूरा का पूरा वियतनाम में केबल कार्स लगी हुई है। सच बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त टूरिज्म बढ़ जाता है जब वो खाई पे ब्रिज बन जाता है। क्या ऐसा ही रियल एस्टेट में होता है? जब ये ब्रिज बना दो आप जी तो सेल्स हो जाती। सो ब्रिज या गैप क्या है? गैप है उसके पेन पॉइंट्स। क्या उसके पेन पॉइंट्स है कि वो अभी रह रहा है तो क्या वहां पे रेंटल ज्यादा है, क्या वो उस जिस फ्लैट में जिस घर में रह रहा है उसकी जो उसको स्पेस चाहिए वो स्पेस कम है,
क्या उसके पास वहां पे इनसिक्योरिटी के कुछ इश्यूज हैं, या वहां पे जो अपग्रेडेशन वो चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा, या वहां पे वो एसेट क्रिएशन या लेगेसी क्रिएट करना चाह रहा है वो नहीं हो पा रहा। सो आपको क्या करना है, जब भी आप एज अ कंसल्टेंट उस क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं तो उसको आपको राइट इंफॉर्मेशन देंगे। तो राइट इंफॉर्मेशन जब आप उसकी रिस्क वर्सेस या ये जो उसकी रिक्वायरमेंट का जो गैप आप फुलफिल करेंगे, तब आपके पास वो ट्रैवल करेगा। वो अब गैप क्या है कि भाई मेरे को लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ईएमआई दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, दीज आर ऑल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। या एक उसके दिमाग में चल रहा है कि भाई अगर मैं आज इतनी हैवी प्राइस्ड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो क्या मैं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और अगर ये कंसल्टेंसी आप देकर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एम आई राइट मयंक जी की वो आदमी फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हो जाता है और बाकी लोग ब्रोकर्स के ब्रोकर्स ही रह जाते हैं। यस एब्सोल्युटली। जब आप उसको एक बहुत लॉजिकल रीजनिंग दे रहे हैं कि सर जब आप यहाँ आएंगे, सो ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये आज जेडीए या जो भी आपके गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, उसकी लीगैलिटीज को आपने चेक कर लिया कि वो लीगल, आपने बताया कि ये रेरा है, उसका टाइटल क्लैरिटी है, जेडीए से अप्रूव्ड है, सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं, जितने भी आपको एनओसीज चाहिए वो सब हैं। और आपने उसको ये बताया कि जो आरओआई, जो प्रोजेक्टेड आरओआई है वो इंक्रीज होगा, क्यों इंक्रीज होगा उसके पीछे आपने उसको लॉजिक दिया कि हाँ आने वाले टाइम में यहाँ पे गवर्नमेंट इज प्लानिंग सम इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेरी आई मीन नॉट वेरी क्लोज टू, बट आने वाले टाइम में होगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो जब आपने ये गैप को फुलफिल किया, देन द कस्टमर विल ट्रैवल ऑन दैट ब्रिज एंड देन कम टू यू, एंड फिर वो अपने जो परचेज डिसीजन है, जो बाइंग डिसीजन है, उसको ईज आउट कर लिया, देन ही विल बी कन्विंस्ड कि हाँ मेरे को यहाँ पे आपके पास इन्वेस्ट करना है। और 3 करोड़ 5 करोड़ की कोई चीज अगर खरीदनी है तो जाहिर तौर पे बहुत सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स इश्यूज है उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि एक आपको एक रियल टाइम या रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि सर हम आपके ही प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्ट करें, तो हम बोलते हैं कि हमारा ही बेटर है, हमारा ही बेटर है, हमारा ही बेटर है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको कंपेयर भी कर सकते हैं। और कभी कभी मेरे से सवाल पूछा जाता है कि सर जब आप कंपेयर करते हो और आप XYZ प्रोजेक्ट के नाम लेते हैं तो क्या क्लाइंट डिविएट होकर वहां नहीं चले जाएगा? नो, जब आपको पता है कि मेरे प्रोजेक्ट में ये पॉजिटिव्स हैं और मैंने जब कंपेयर किया उनको दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि मैंने उनको कन्विंस करने के लिए वो किया। और हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि सर आप मार्केट सर्वे करके आएँ और आप दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लेवल के उनको भी जाएं, उनको भी अप्रोच करें, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, हम ऐसे ही सारे कस्टमर्स हमारे पास आकर बोलते हैं और वो मेरे को ये भी बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रोजेक्ट हमें बताते हैं, हम वहां जाकर आते हैं, बट आप जो बोलते हैं दैट इज द बेस्ट। यही चीज है, यही ट्रस्ट पैदा करता है। अब देखो इतनी सारी चीजें आप बता रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा इस पॉडकास्ट में और वैल्यू एडिशन करते हैं। एक कंसल्टेंट का पूरा फ्रेमवर्क क्या होता है, यानी कि क्लाइंट जब आया तो क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट आखिर करता क्या है? ये वो चाबी है जो मैं आप सबको दे रहा हूं कि 3 से 5 करोड़ के फ्लैट कैसे बेचे, इनसे सारे सीक्रेट निकलवाएंगे। तो चाबी दे दीजिए आप। चलिए, सो जब आप एक कंसल्टेंट हैं तो आपको कुछ बेसिक सवाल कि सर आपका बजट क्या है, ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं। नहीं पूछते ये तो सब पूछते हैं, बट इट इज नॉट लाइक दैट। इंस्टेड आपको अपने क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम करना है कि सर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, क्या आप शॉर्ट टर्म होल्डिंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म होल्डिंग पे जाना है, सर ये जो प्रोजेक्ट है या जो टारगेट है आप क्या IRR यानी जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या टारगेट कर रहे हैं, क्या सर आप जो ये प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इज इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या आप उसको रेजिडेंशियल पर्पस लेने के लिए अपने लेवल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें सेव कर लेना। ये क्वेश्चंस सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि डीलर और कंसल्टेंट में भयंकर अंतर है जब ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमसे तो आज तक पूछा यही था कि भाई आपका बजट क्या है। हर प्रॉपर्टी डीलर का क्वेश्चन ही यही होता है। सो एंड यूज है या कोई इन्वेस्टमेंट एसेट के लिए आप कर रहे हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए चाहिए आपको या रेंटल यील्ड चाहिए आपको। सो दीज आर सम क्वेश्चंस दैट यू नीड टू आस्क। उससे आपका क्लाइंट के बारे में भी पता चलता है और आप उसको डेटा बेस्ड या डेटा बैक्ड एडुकेशन जब आपको देंगे तो जब उसको ये पता चलेगा कि ये बेस्ट प्रोजेक्ट है तो ही वो आपके पास एज इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा। दो बातें मुझे समझ में आ गई आपसे बात करके कि एक तो हवा में बात नहीं करनी, डेटा देकर बात करनी, और दूसरी चीज ये समझ में आई है कि एक पढ़े लिखे कंसल्टेंट में
और एक बिना पड़े हुए ब्रोकर में अंतर क्या है? रोड छाप टाइप्स। तो ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे तो 3-4 करोड़ रुपए खर्चने वाला आदमी ये सोचेगा कि इसको कुछ आता है, ये कुछ जानता है। डेटा दोगे तो पता चलेगा कि हाँ इसको बहुत कुछ आता है। अच्छा, डेटा देना कैसा चाहिए, कौन सा डेटा देना चाहिए? हाँ, सो ऑफ कोर्स जब आप उसको डेटा दे रहे हैं तो आप जिस प्रोजेक्ट है तो आपको वहां का पूरा R&D करना है। आपको वहां पे पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या वहां पे प्लान कर रहा है, क्या वहां पे कोई रिंग रोड आ रहा है, वहां पे कोई SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसी कोई चीज आ रही है, वहां पे कोई मेट्रो का एक्सटेंशन का कोई प्लान है। ये सारी चीजें प्रॉपर्टी को एप्रिशिएट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। वहां पे इन्वेंट्री कैसी आ रही है, वहां पे कौन बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वहां पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हाई एंड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं या मिडिल इनकम ग्रुप के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको उस मार्केट के बारे में स्टडी करनी चाहिए कि कौन सी रोड्स हैं, कितनी ब्रॉड रोड्स हैं, स्कूल्स कॉलेजेस पास में हैं नहीं है। बहुत नॉर्मल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। बट अगर हम उसमें अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अगर हम ये रिसर्च नहीं करते, हम ये प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये R&D नहीं करते, तो आप ये समझ लीजिए कि हम उस प्रोजेक्ट को बेचने में बहुत मुश्किल होगी हमें। यानी कि ये ले लो वो ले लो करने से नहीं होगा जनाब, आपको पूरा एनालिसिस करके क्लाइंट के सामने बैठना है, तभी कुछ होगा। वो जो आपकी लोकेशन है वहां 20, 25, 40 साल बाद क्या होने वाला है, ये एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। ट्रस्ट और लॉयल ट्रस्ट फैक्टर अगर आपने अपने कस्टमर का ले लिया, ट्रस्ट अगर उसने आपके ऊपर ट्रस्ट कर लिया, तो मेरे को बिलीव करिए कि वो आपका एक और सेल्स टीम मेंबर बन गया है। वो आपके लिए मल्टीपल सेल्स लेकर आने वाला है। सो वो ट्रस्ट तभी मिलेगा जब आपके पास डेटा बैक्ड नॉलेज है, आपके पास एज अ कंसल्टेंट आपके पास वो सारी नॉलेज है जो आप उसको दे रहे हैं, और आप उसको ये नहीं बोल रहे हैं कि सर ये लास्ट इन्वेंट्री ले लीजिए या ये 3 BHK विद बालकनी है ये ले लीजिए। सही बात है, आपको उनको ऐसी ऐसी चीजें बतानी है जो सच में उनको वैल्यू ऐड करे। बताना है कि भाई ये जो असेट है कैसे आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा और आपको कैसे उसको लेना चाहिए। तो आज बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिल रही है। आप भी रियल एस्टेट सेल्स कर रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को एक बाइबल मान लीजिए, क्योंकि लग्जरी रियल एस्टेट कैसे सेल्स होता है ये बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। अब एक बड़ी बात है मयंक भाई, क्लोजिंग का सीक्रेट क्या है? आप आर यू अ फूडी, खाना खाते हैं आप? बहुत ज्यादा। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके यूट्यूब पे या कोई डायरेक्ट ये आपके प्रोग्राम चलते हैं, वो बोलते हैं हमने सीक्रेट मसाला डाल दिया, हमने ये मसाला डाल दिया जो हमारे पास है। सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज फ्रॉम दिस वर्ल्ड ओनली। तो कोई ऐसी चीजें नहीं है, बेसिक्स को आपको करना है। अगर मैं बोलूं तो 3 चीजों का, आप छोटा सा 3 चीजों का ध्यान रख दीजिए। एक सर्टेनिटी जिसको बोलते हैं, यानी लीगल और फाइनेंशियल क्लैरिटी अगर आपने कस्टमर को दे दी। सेकंड, कंफर्ट, यानी आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां पे कस्टमर को कोई प्रेशर नहीं है। और थर्ड, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, उस फ्यूचर ग्रोथ को, और वो अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो क्लोजिंग में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ऐसा कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है क्लोजिंग के लिए या क्लोजर्स के लिए। इंग्रेडिएंट्स तो बता ही दिया आपने 3 C है और ये 3 C को लेकर चल लो, सब कुछ हो जाएगा। सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट, बस है। ये रेसिपी पता चल गई आपको, नोट कर लो, सेव कर लो, वापस जाके रिवाइंड करके इस पॉडकास्ट को देख लो, किताब में लिख लो। ये कर दिया तो कस्टमर खुद बोलेगा लेट्स प्रोसीड, गो अहेड। क्या बात है, क्या बात है। आज सच में बहुत कुछ नई चीजें जानने मिल रही है, और सेल्स जिसको करनी है उसके लिए तो बाइबल है ये पॉडकास्ट, ये मैं मान के चलता हूँ। अब मयंक भाई एक कदम और आगे चलते हैं। इतना बेचा है आपने, कोई रियल स्टोरी भी बताओ जिससे कुछ और ज्ञान मिले। रियल स्टोरीज में तो एक बार जैसे मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो अपना उनका कंफ्यूजन लेवल बहुत हाई होता है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बस ऐसे ही हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका ट्रस्ट लेवल लो था, कंफ्यूजन लेवल बहुत हाई था। वो प्रोजेक्ट्स के बारे में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किन प्रोजेक्ट्स पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए।
उनका कोई एक्स बजट था, एक्स बजट पे उन्होंने बताया कि मयंक मेरे को ऐसा ऐसा करके आप बताइए, तो हमने उसको एक सीएमए होता है हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस, एक डिटेल्ड कंपैरेटिव मार्केट एनालिसिस करके दिया, 2 से 3 प्रोजेक्ट्स का उनको आरओआई बताया, उसको ब्रेक डाउन दिया, उसको हमने सारे कंपटीशन के भी पॉइंट्स को हाईलाइट किया, जो कंपटीशन के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको भी हाईलाइट किया। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, ही वाज शॉक, वो मेरे को बोल रहा था सर आप तो मेरे को ऐसा बता रहे हैं, सारे आपके जो कंपटीशन है उसके भी पॉजिटिव्स बता रहे हैं, अरे तो पॉजिटिव्स बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने उसको जो एडवाइजरी दी, उस एडवाइजरी से आज तक दैट क्लाइंट इज विथ मी, जब भी उसको कोई कॉल लेनी होती है, कोई नया प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना होता है, सो आई बिलीव आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसको कॉल लगाता है। तो मतलब वो हमेशा से जुड़ गया आपसे? ऑफ कोर्स, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छा सेल करेंगे, आप सारे ट्रस्ट के ऊपर सेल करेंगे, अगर आप कस्टमर का ट्रस्ट ले लेंगे तो ही इज योर नेक्स्ट सेल्स गाय। ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, यस, हर डील में ट्रस्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या बात है। तो ट्रांसपेरेंसी भी रखनी चाहिए, ऐसा ट्रस्ट करा दो कि कोई भी खर्चा करने से पहले पहला फोन आपको करे कि मयंक भाई खर्चा कर रहा हूँ, क्या करूं कि नहीं करूं। ये चीज है। हाँ। तो मिथ वर्सेस रियलिटी पे बात करते हैं। हाँ, क्या क्या लग्जरी सेल्स में मिथ है और क्या क्या रियलिटी है, क्या क्या फलसफा है और क्या क्या सच है? सो मिथ ये है कि आप स्कैरसिटी दिखाओ तो डील क्लोज होगी, इट्स अ बिग मिथ। रियलिटी इज ऑथेंटिक प्लस डेटा फास्टर क्लोजर। क्या बात है। और दूसरा एक मिथ है जो सेल्स में बोलते हैं कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज, आप क्लाइंट को कंफ्यूज करो तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। नो, रियलिटी इज क्लैरिटी इक्वल्स टू कंट्रोल इक्वल्स टू क्लोजर। तो अभी तक जो जो सुन रहे थे वो सब मिथ ही था इसका मतलब तो। अब मयंक भाई आपसे करते हैं एक रैपिड फायर, बिल्कुल टाइम आने दो, आने दो, आपको जवाब देने पड़ेंगे फटाफट। जी जी जी। लग्जरी या अफोर्डेबल? अफोर्डेबल, बिकॉज हायर वेलोसिटी फास्टर इन्वेंटरी। गजब, बेचते लग्जरी हो बोलते अफोर्डेबल। वाह। साइट विजिट या वर्चुअल? साइट विजिट, क्योंकि वहाँ पे आप उसके इमोशंस या उसको सेल्स एक्चुअली वही होती है। साइट विजिट होना जरूरी है। कमीशन या ट्रस्ट? ऑलवेज ट्रस्ट। कमीशन इज अ बाय प्रोडक्ट, कमीशन तो आपको आएगा ही, जब आप उसका ट्रस्ट जीत लोगे तो ऑफ कोर्स क्लोजर करोगे, कमीशन इज ऑलवेज देयर। मुझे लग रहा है आप हर चीज उल्टी बोल रहे हो आज। जो हमने सुनी है उससे। सर, वन वर्ड फॉर टॉप कंसल्टेंट? क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, करेज। क्या बात है, 2 वर्ड बता दिए आपने, क्रेडिबिलिटी एंड करेज। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो आज हमने की ये बहुत जरूरी थी। रियल एस्टेट सिर्फ स्क्वायर फिट का गेम नहीं है यार। नेवर नेवर नेवर। ये एस्पिरेशंस, इमोशंस और वेल्थ क्रिएशन। गजब गजब गजब। अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो आप रिप्लेसेबल हो, लेकिन अगर आप मयंक भाई की तरह एडवाइस कर रहे हो तो आप इररिप्लेसेबल हो, क्या बात, डिस्पोजेबल हो, इंडिस्पोजेबल हो, इंडिस्पेंसेबल हो। लेकिन अगर आप डिसीजन क्लैरिटी क्रिएट कर रहे हो तो आप, जैसा सर ने बोला, इंडिस्पेंसिबल हो। तो हमेशा याद रखना, डोंट क्लोज डील, ओपन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। एब्सोल्युटली, क्या लाइन है कि क्लोज मत करो, खोल दो रिलेशनशिप हमेशा। यस यस। और मैं मयंक जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इनके पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी 8वीं 9वीं 10वीं 20वीं इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो इनसे पूछ के करते हैं मयंक भाई कर दूं क्या। ये है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और अगर आप रियल स्टेट के लग्जरी सेगमेंट में सेल्स करना चाहते हो तो ये रिलेशनशिप ही बनानी पड़ेगी। तो ये बहुत जबरदस्त पॉडकास्ट है हर उस बंदे के लिए जो सेल्स करना चाहता है। इस पॉडकास्ट को सेव कर ले, यूट्यूब में, इंस्टा में, बहुत काम आने वाला है। मयंक भाई, आज ज्ञान चक्षु सारे खोल दिया आपने। ऑलवेज अ प्लेजर वरुण। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।